Okay. Before proceeding towards today's lecture, I will just go back to the British monarchy. इसका मैंने आपको एक लिंक शेयर किया हुआ था. आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपने उसको डाइजेस्ट किया होगा. हम लोगों ने हेनरी एट से देखा सारा कुछ के क्वीन एडवर्ड, इसके बाद क्वीन मैरी, ब्लडी मैरी, एलिजबेथ, इसके बाद जेम्स फर्स्ट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. अब जेम्स फर्स्ट के बाद जो बंदा रूल बना वो जेम्स फर्स्ट के बेटे थे चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट अब खुद हुक्मरानी करना चाहते थे. ही बिलीव्ड ऑन रॉयल एब्सोल्यूटिज्म अ लॉट, जिसकी वजह से इनके और पार्लियामेंट के क्लैशेस हो गए. इनके और पार्लियामेंट के क्लैशेस की वजह से सिविल वार हो गई. 1642 में सिविल वार स्टार्ट हुई थी और 7 इयर्स बाद जो 649 में चार्ल्स फर्स्ट को पकड़ा गया और उन्हें बीहेड कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया. और इसके बाद फ्रॉम 1649 टू 1660 का जो पीरियड है इसे हम इंटरेग्नम पीरियड या कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं. इसमें ओलिवर क्रॉमवेल ने हुकूमत की. अब ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ के बाद इनके जो ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा था रिचर्ड टू बहुत इनकम्पिटेंट था, जिसकी वजह से जो लोग हैं दे वांटेड किंग बैक इनटू देयर कंट्री. तो इसके बाद पार्लियामेंट ने, नोबिलिटी ने दोबारा से चार्ल्स टू को बुला लिया और चार्ल्स टू थ्रोन पे आ गए. इसको हम रिस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं, यानी मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन पीरियड टू. अब चार्ल्स टू के बाद चार्ल्स टू का कोई बच्चा नहीं था, इनके कोई बेबीज नहीं थे, इनका कोई हायर नहीं था. तो अब थ्रोन को संभालने का मामला अब जेम्स टू के पास आ गया. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जेम्स फर्स्ट क्या है, ही इज जेम्स फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने शादी एक कैथोलिक के साथ की थी, बट एक्चुअली ही वाज अ प्रोटेस्टेंट. अब चार्ल्स फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी एक कैथोलिक के साथ शादी की थी, लेकिन इन्होंने गलती ये की थी, इन्होंने उस टाइम की थी जब इंग्लैंड में बहुत हद तक कैथोलिक प्रोटेस्टेंटिज्म फैल गया हुआ था और खुद ये प्रोटेस्टेंट ही थे. चार्ल्स टू वाज आल्सो अ प्रोटेस्टेंट. अब इतने प्रोटेस्टेंटिज्म के वो सारे के सारे किंग्स चलते जा रहे हैं और अब यहाँ पे आते हैं चार्ल्स टू के बाय जेम्स टू. अब ये जो जेम्स द सेकंड है, ही वाज बेसिकली अ कैथोलिक. अब ये जो पब्लिक है वो सारी की सारी प्रोटेस्टेंटिज्म पे है और जेम्स सेकंड जो से हैं वो कैथोलिक. जो जेम्स के सेकंड है ये हमारे कैथोलिक हैं. तो अब इसके बाद जितनी भी पार्लियामेंट है या ओवरऑल पब्लिक है, दे वर अगेंस्ट जेम्स द सेकंड बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिक स्टांस, बिकॉज ऑफ हिज कैथोलिक अप्रोच. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेम्स सेकंड को हटा दिया थ्रोन से और इसके बाद जेम्स सेकंड की बेटी मैरी, यानी जेम्स सेकंड की अपनी ही बेटी मैरी जो कि प्रोटेस्टेंट थी, उससे रिक्वेस्ट की कि तुम थ्रोन पे आ जाओ. तो मैरी की शादी उस टाइम विलियम से हुई हुई थी. तो मैरी और विलियम इन दोनों को जो ट्रांसफ़र हो गया, इनको जेम्स सेकंड जोन से हैं कि उन्होंने विलफुली खुद अपनी रजामंदी से जो थ्रोन है वो पास कर दिया मैरी को और विलियम को. और इसको हम द ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं या ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कोई इसमें ब्लड, कोई खून खराबा नहीं हुआ. एक दफ़ा बहरहाल जेम्स द सेकंड ने कोशिश की थी स्कॉटलैंड में ज़रा कोई काम खराब करने की, लेकिन इसके बाद टाइमली उस रिबेलियन को, उस बगावत को कुचल दिया गया और इसके बाद ही फ्लेड टू फ्रांस और ये फ्रांस में दोबारा चले गए थे. और पार्लियामेंट ने इस बात का अब इरादा कर लिया था कि इनके बाद अब कोई भी कैथोलिक बंदा मोनार्की पे नहीं बैठेगा, सिर्फ प्रोटेस्टेंट ही मोनार्की पे बैठ सकेंगे, किंग या क्वीन बन सकेंगे. अब विलियम दी थर्ड और मैरी दी सेकंड, अब इनका जो रेवोल्यूशन है वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन थी और इनके जो इरा में जो काम हुआ था, इट वाज लाइक अ स्मूथ प्रोग्रेस. और इसमें द बैटल ऑफ बाइन सिर्फ एक मुकाम पे, आयरलैंड के मुकाम पे थोड़ी सी बैटल हुई थी और ओवरऑल इट वाज क्वाइट अ स्मूथ प्रोग्रेस. अब इसमें जो विलियम और मैरी है इनके भी आगे से बच्चे नहीं थे, तो फिर मैरी की सिस्टर एन शी बिकेम क्वीन. अब एन के भी बच्चे नहीं थे, तो इसके बाद दे हैव टू थिंक अबाउट कि हु विल बिकम द किंग नाउ ऑन द थ्रोन. लेकिन अभी तक हमें सिर्फ विलियम दी थर्ड और मैरी दी सेकंड तक याद रखने की जरूरत है. अभी हमारा जब विक्टोरियन ईरा स्टार्ट आएगा तो फिर हम बिगिनिंग से थोड़ा सा लाइन देख लेंगे, दोबारा से हायरार्की इनकी सारी की सारी किंग्स की देख लेंगे. तो अभी तक ये है कि जेम्स द सेकंड के बाद चार्ल्स द सेकंड, जेम्स द सेकंड का बेटा बना.
चार्ल्स दी सेकंड के कोई बच्चे नहीं थे, तो उसका भाई जेम्स दी सेकंड किंग बना, लेकिन जेम्स दी सेकंड कैथोलिक था, पब्लिक सारी की सारी प्रोटेस्टेंट थी, सो पार्लियामेंट टर्न्ड अगेंस्ट हिम। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि जेम्स दी सेकंड के अपने बच्चों में से मैरी, इसकी जो बेटी है, ये तो प्रोटेस्टेंट है, तो इसको थ्रोन पे बिठा देते हैं। तो इसके बाद मैरी बिकेम द न्यू क्वीन, और इसकी शादी विलियम से हुई थी। तो इन दोनों ने म्यूचुअली हुकूमत की थी, म्यूचुअली गवर्न किया था। और ये जो इनका पासिंग ऑफ द थ्रोन का प्रोसेस है, इट वाज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन और द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई इतना खास किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। ओके ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। नाउ कम टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। हम लोगों ने कल किया था जेकोबियन एंड कैरोलाइन एज तक। अब कैरोलाइन एज के बाद 1649 में ऑफिशियली जब जो किंग है, कोई भी इंग्लैंड पे नहीं रहा, चार्ल्स द फर्स्ट को बीहेड कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो 1649 से लेकर 1660 तक ओलिवर क्रॉमवेल ने हुकूमत की। उसको हम इंट्रेगनम या कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। इसके बाद रिस्टोरेशन का पीरियड आया। रिस्टोरेशन पीरियड इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिचर्ड टू है, ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा, ही वाज टू इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल ऑल द अफेयर्स। दूसरा, जो प्यूरिटन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी मैटर। तो पब्लिक, नोबिलिटी, पार्लियामेंट, ये सारे के सारे इनकी स्ट्रिक्टनेस से तंग आए हुए थे, इसलिए उन्होंने दोबारा से किंग को वापस बुलाने के बारे में सोचा। अब इस इरा के अगर हम मेजर हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल इवेंट्स देखें, तो इसमें थिएटर बैन जो कि 1642 को लगा था, उसको लिफ्ट कर दिया गया 1660 में। थिएटर दोबारा से बहाल हो गया। ड्रामा दोबारा से अपन तरक्की की मनाजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हुआ। अब इसके अलावा इसमें रॉयल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया। अब इसका, क्योंकि इससे पहले फ्रांसिस बेकन कर रहा था, फ्रांसिस बेकन ने ओवरऑल काफ़ी हद तक प्रमोट कर दिया था साइंटिफिक थिंकिंग को, एम्पिरिसिज्म को। तो उसी के नतीजे में नेक्स्ट मज़ीद डेवलपमेंट हुई कि रॉयल सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गई। अब रॉयल सोसाइटी का काम क्या था कि वो रैशनल इंक्वायरी करे, रिसर्च करे, साइंस को डेवलप करे। तो ओवरऑल एक साइंटिफिक डेवलपमेंट का इरा भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इसके अलावा द ग्रेट फायर ऑफ लंदन इन 1666, ये एक बहुत मेगा इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एंड पर्टिकुलरली ऑफ दैट पीरियड, क्योंकि ये जो फायर है, इट स्प्रेड ऑन ए क्वाइट लार्ज स्केल, और तकरीबन 300 हाउसेस जल गए थे इन द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी एरा में बनी थी। जो टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, डेट वाज विक्स एंड टोरी। अब इसमें जो विक्स है, अब हमने देखा कि लोग अवेयर काफ़ी हद तक हो रहे हैं, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, पीपल आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग अबाउट द वेरी डीड्स ऑफ द किंग। इससे पहले किंग रॉयल एब्सोल्यूट था, सारा कुछ कर सकता था, लेकिन चार्ल्स द फर्स्ट के खिलाफ जिस तरह से सिविल वॉर हुई, इससे इस बात का भी पता चलता है कि जो पीपल हैं, दे वर नो लॉन्गर किंग एज ए क्वाइट डिवाइन बीइंग। अब वो किंग को कह रहे थे कि डेट ही इज अ नॉर्मल बीइंग जस्ट लाइक द पोप वाज अ नॉर्मल बीइंग। इस तरह से अगर पहले उन्होंने पोप पे क्वेश्चन किया, तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द रॉयलिटी टू, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द अफेयर्स एंड द एक्ट्स एंड डीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए अब जो इस हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बन गई। अब इसमें जो विक्स थे, विक्स चाहते थे कि जो मोनार्की की पावर है इसको लिमिट कर दिया जाए, और टोरी टोरी कहते थे कि जो किंग के डिवाइन राइट्स हैं, वी कैन नॉट डिनाई द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। किंग एक सुप्रीम बीइंग है, किंग इज क्वाइट क्लोजर टू द क्रिएटर। तो इसलिए जो किंग है, उनके जो डिवाइन राइट्स हैं, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो ये दोनों पार्टीज उस वक्त फेमस थी काफ़ी हद तक, और यही मेजर पार्टीज थी उस ज़माने की। इसके अलावा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे। इससे पहले ओलिवर क्रॉमवेल के दौर में काफ़ी हद तक स्ट्रिक्टली प्यूरिटन्स ने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। वो लाइफ को बिल्कुल पाइस पार्टी बनाना चाहते थे, नो पार्टीज, नो इंटरटेनमेंट, नो ड्रामा। और इसके अलावा इसके नतीजे में एक लोगों के अंदर एक रिबेलियन पैदा हो गई थी अगेंस्ट द रिलीजन। और जो चार्ल्स टू है, अब चार्ल्स टू, इसके बाद चार्ल्स फर्स्ट के बाद ओलिवर क्रॉमवेल वगैरह आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टली रिलीजन को इम्प्लीमेंट किया। अब इनके बाद चार्ल्स टू आ रहे हैं, चार्ल्स टू बिल्कुल लिबरल हैं,
ओलिवर क्रॉमवेल बहुत सख्त था, ये बहुत लिबरल था और ये प्रोटेस्टेंट था। और इसके बाद इसका अपना भाई जेम्स टू आ रहा है जो कि कैथोलिक है। तो इतना जब किंग्स के दरमियान में ही उनके अपने ही इतने क्लैशेस वगैरह चल रहे हों, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट एक पब्लिक के ऊपर भी होता है। So there were many religious conflict also occurred at that time. इसके अलावा इसका important event ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन है, which we have already discussed। और ये कि किस तरह से विलियम और मैरी द सेकंड ने थ्रोन ले लिया जेम्स टू से, और वो विलियम द सेकंड 1689 में न्यू किंग बन गया। इसके अलावा इस इरा में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। चार्ल्स टू क्योंकि अपनी एग्जाइल टाइम उसने चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद उसके बेटों ने अपना एग्जाइल टाइम जिलावतनी वाला टाइम उन्होंने फ्रांस में गुजारा था। तो उन्हें फ्रेंच लिटरेचर से ज़रा ज़्यादा वो ज़्यादा मानूस थे, दे वर क्वाइट फेमिलियर विद द फ्रेंच लिटरेचर। तो वो उन्हें काफ़ी हद तक उसको टेस्ट उसका वो आ रहा था, और फ्रेंच उस टाइम ज़रा अच्छे पीक पे भी जा रहे थे। तो इसलिए राइटर्स ने अपने किंग चार्ल्स टू को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, दे स्टार्टेड इमिटेटिंग फ्रेंच राइटर्स, प्ले राइट्स, फ्रेंच कॉमेडी स्टाइल, फ्रेंच प्लॉट्स। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी हद तक उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब अगर हम इस एज के लिटरेरी फीचर्स देखें तो उसमें जो रिस्टोरेशन एज के राइटर्स हैं, ये क्लासिकल राइटर्स को काफ़ी हद तक पढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने लैटिन राइटर्स से काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन ली, उनकी ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक की। जैसे इस एज का जो मेजर फिगर है डेट इज़ जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने ओविड की, होरेस की, होमर की काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशंस की। इसके अलावा ड्रामा के अंदर काफ़ी हद तक इसके अंदर डिक्लाइन आया था, और इसकी वजह ये थी कि 1642 में थिएटर्स बंद हो गए हुए हैं। तो एकदम से थिएटर का उठना, ड्रामे का बढ़ना, ये एक डिफ़िकल्ट काम था। और यहाँ पे जो दो थिएटर थे, दो कंपनीज थी थिएटर की जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी एट दैट टाइम। वन वाज रॉयल एंड द सेकंड वन वाज ड्यूर कंपनी। जिस तरह से एलिज़ाबेथन ईरा में लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी काफ़ी हद तक मशहूर थी, तो इस हवाले से इस ज़माने में ये दो काफ़ी मशहूर थी। अब यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर ड्रामा था, ड्रामेटिक फिगर था, डेट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसके अंदर वो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ को उनको इमिटेट करते थे, उनके मैनर्स को, उनके स्टाइल को। और इसका आगाज़ तो फ्रांस में हुआ, लेकिन ये काफ़ी हद तक पॉपुलैरिटी इसको इंग्लैंड में रिस्टोरेशन एज में मिली। और इसके अलावा ट्रेजेडी वगैरह में भी उन्होंने फ्रेंच और क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो किया और न्यू टाइप ऑफ प्ले को इंट्रोड्यूस करवाया, डेट वाज अ हीरोइक प्ले, जो उसको हीरोइक कॉपलेट में लिखा जाता था। अब इस ज़माने का एक और मसला ये था कि क्योंकि इससे पहले तो ओलिवर क्रॉमवेल था जो कि बहुत सख्त था रिलीजन के मामले में, कुछ भी नहीं था एंटरटेनमेंट के नाम पे उनके पास। अब इसके बाद चार्ल्स टू बहुत लिबरल था, मतलब इससे पहले इंग्लैंड में इतने इनडिसेंट प्लॉट्स वाले प्लेस नहीं बनते थे, लेकिन अब जो प्लॉट्स आ रहे थे ड्रामा वगैरह में, दे वर क्वाइट इनडिसेंट, और उसके अंदर काफ़ी स्कैंडुलस डायलॉग्स भी थे। मतलब ज़्यादातर उनके जो प्लॉट थे वो अनफेथफुल वाइफ्स, ट्रिकी लवर्स, इसी तरह के गिर्द रिवॉल्व करते थे। एंड द एलिमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी वाज आल्सो एडेड एट ए टाइम इन द प्लेस। और क्योंकि इस एज का मेजर फिगर वाज ड्राइडन, तो इसलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। इसके अलावा वेनर रिबेलियन इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट टाइम। वेनर रिबेलियन के अंदर क्योंकि अब दोबारा से मेन वाइल सिर्फ जेम्स टू थोड़ी देर के लिए रहा है, बहुत थोड़ी देर के लिए अब मोनार्क पे रहा है, किंग बना रहा है फॉर लाइक 2 और 3 ईयर्स, क्योंकि उसके फौरी बाद दोबारा से प्रोटेस्टेंट किंग और क्वीन ही आ गए थे। तो एक थॉमस मैनर नाम का बंदा था जिसने लंदन में दोबारा से पोजेशन को रीगेन करने की कोशिश की, और उसका मेन पर्पस ओवरऑल यही था टू एक्चुअली सपोर्ट कैथोलिसिज्म। और इसके अलावा इस इरा का एक और मेजर फीचर ये था कि इससे पहले जो वुमेन का रोल है वो मैन ही प्ले किया करते थे, या छोटे बच्चे प्ले किया करते थे। लेकिन चार्ल्स टू के टाइम में जो वुमेन है ये पहली दफ़ा स्टेज पे आई, और जो कॉमेडी है वो भी रिस्टोर हुई, जिसके अंदर जॉन ड्राइडन, जॉर्ज इथरिज, विलियम कंग्रीव, इन्होंने काफ़ी हद तक अहम रोल प्ले किया। इससे पहले इनके पास कोई एपिक, जो इंग्लिश पीपल हैं, दे फेल्ट दैट दे डू नॉट हैव सम एपिक पोइट्री, कोई एपिक पोएम नहीं है इनके पास।
क्योंकि इन्हें लगता था कि लाइक इनके एज में कुछ भी एपिक काम नहीं हो रहा। इससे पहले प्यूरिटन एज थी, तो इसमें मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखती, जो कि एक एपिक पोएम थी, और इससे पहले इनके पास सिर्फ ब्यूवुल्फ थी। तो इसलिए इसमें जो सर विलियम डेवनेंट है, ये उस जमाने का एक प्रोमिनेंट फिगर है। उन्होंने भी एक एपिक लिखने की कोशिश की। इसके अलावा एक और पॉपिश प्लॉट था। इसका मतलब ये कैथोलिक कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें वो चार्ल्स टू को असैसिनेट करना चाह रहे थे बिकॉज ही वाज अ प्रोटेस्टेंट। और इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डैट कि पहली बंदी जिसने स्टेज के ऊपर काम किया था, पहली प्रोफेशनल एक्ट्रेस जो थी, वो मार्गरेट ह्यूज थी। और इसने 30 इयर्स की एज में ओथेलो के जो प्ले है उसमें डेस्टिमोना का रोल फॉर द फर्स्ट टाइम प्ले किया था। और इस तरह से पहली दफ़ा रिस्ट्रेशन एज में किसी फीमेल एक्ट्रेस ने काम किया था स्टेज के ऊपर, एंड इट अकर्ड इन द रेन ऑफ किंग चार्ल्स टू। That's all about the restoration, the particular characteristics, tenets and features of the restoration period. और इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं इसमें विलियम कंग्रीव है। विलियम कंग्रीव की अगर हम बात करें तो एक तो ये कि इसकी स्विफ्ट के साथ, जोनाथन स्विफ्ट के साथ, जिसने गुलिवर ट्रैवल लिखा था, उसके साथ बहुत दोस्ती थी। उस ज़माने में इन तमाम लोगों ने मिलकर एक क्लब भी बनाया जिसका नाम इन्होंने किट कैट क्लब रखा। अच्छा, अब ये क्लब्स, सोसाइटीज़ बनाने वाला काम भी काफ़ी हद तक अब ये बढ़ गया था। इसके बाद आप देखेंगे, आप जितने भी राइटर्स को पढ़ते हैं ना, वो किसी न किसी ग्रुप का, किसी न किसी क्लब का मेंबर है। जैसे इंकलिंग्स एक बहुत फेमस ग्रुप था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो नहीं, देयर वाज अनदर रॉबर्ट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज लास्ट नेम, वो भी उसका पार्ट था। तो इस तरह से जो डिफरेंट राइटर्स हैं उन्होंने डिफरेंट क्लब्स को, सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ वगैरह बनना शुरू हो गई थी, एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ इट। अब इसमें आपने जो मेन चीज़ याद रखना है, बाकी सारी चीज़ों को सिर्फ पढ़ लीजिएगा। इसके एक तो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि आपने याद रखना है, ओल्ड बैचलर, डबल डीलर, लव फॉर लव, और बाकियों को भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा बस। जॉन बुनियान इम्पोर्टेंट बंदा है। इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये इसकी जो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके अलावा जो जॉन बुनियान है उसको अरेस्ट भी काफ़ी दफ़ा किया जा चुका था, और इसकी वजह ये थी कि ये लाइसेंस नहीं था इसको प्रीचिंग करने के लिए, तबलीग करने के लिए जो लाइसेंस मिला था, बाद में इट वाज कैंसल्ड। लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि इसने कुछ ऐसा स्टफ प्रोपोगेट किया था, प्रीच किया था, विच वाज नॉट लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सो इसकी एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी थी, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ द सिनर्स। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है डेट वाज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। बाकी द होली सिटी वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो उनमें से आप कुछ याद रख लीजिएगा, जितने याद रहे उतने सही। जॉर्ज इथरिच जोन सा है ये, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने ज़रा काफ़ी नॉन सीरियस टाइप ही लिखा था। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द कॉमिकल रिवेंज और द लव इन अ टब। और इसके अलावा इनका वर्क कोई इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। शी वुड इफ़ शी कुड, द मैन ऑफ मोड, सर फॉपलिंग फ्लटर। अफ्रा बहन नेक्स्ट है हमारे पास। अफ्रा बहन ब्रिटिश प्ले राइट थी, पहली बंदी थी, प्रोफेशनल फीमेल राइट थी, फर्स्ट जो कि वुमेन थी। और इसको कहते हैं कि ये एक जासूस भी थी, चार्ल्स टू ने दरअसल इसे एम्प्लॉय किया था। और इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ ने अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये उसने, इसमें भी अफरा बहन का जिक्र किया हुआ है। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ओरोनको था, और इन्हें फर्स्ट इंग्लिश प्रोफेशनल वुमेन राइटर्स भी कहा जाता है। टोटल इन्होंने 19 प्लेस लिखे थे। सो दे वर सम ऑफ द माइनर फिगर्स इन रिस्टोरेशन पीरियड, क्योंकि हमारे पास जो मेजर फिगर है डेट इज ड्राइडन, जिसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं। सो फार इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी।